अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया और आज का जो टॉपिक है वो है आइडिया प्रेजेंटेशन बाय ग्राफिक्स। इसका टॉपिक नंबर बनता है या लेक्चर है या जो भी आप इसको समझ 7.1.3 बनता है। और बात करते हैं ग्राफिक्स के जरिए आइडियाज को प्रेजेंट करना। किसके जरिए? ग्राफिक्स के जरिए से। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या आइडिया को डिजिटली फॉर्म में देखना चाहते हैं तो सिर्फ लिखना काफी नहीं होता, बल्कि जो आजकल यूज कर आजकल जो है वो क्या होता है जी, दौर में ग्राफिक्स के जरिए उसको प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब पावरफुल क्यों है? इसकी वजह ये है, एक तो ये जल्दी समझ आ जाता है, दूसरी बात ये है कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। इस प्रोसेस को कहते हैं आइडिया प्रेजेंटेशंस बाय ग्राफिक्स। कुछ बात समझ आ रही होगी, हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको कल क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप्स आता है कि आप सबसे पहले फैसला करना है कि कौन सा टूल यूज करना है। जब भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहला सवाल आता है मैं कौन सा टूल यूज करूं। पहले जमाने में यानी कि पहले दौर में जैसे कि चार्ट्स थे, डायग्राम्स थी, ये यूज किए जाते थे। आज डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल दुनिया में डिजिटल इमेजेस आ गए, प्रेजेंटेशंस आ गई, आपकी वीडियोस आ गए, पोस्टर्स आ गए, इन्फोग्राफिक्स आ गए। ये सब कुछ पॉसिबल है, होता भी है, बनता भी है, आपने देखा भी होगा। इसी तरह अगर आपने रिजल्ट्स दिखाने हैं तो क्या यूज किया जाता है? चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इवेंट अनाउंस करना है तो क्या यूज किया जाता है? पोस्टर बनाया जाता है। अगर आपने टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो क्या होता है जी? प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। अगर आपने किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। इसी तरह बात करते हैं ग्राफिक बनाने के 5 जर्नल स्टेप्स हैं। कितने हैं? 5 जर्नल स्टेप्स हैं। इसमें इस यूनिट में आपने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, जिसमें से कौन से इंफॉर्मेशन थे या दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एक स्टेप था ये वाला जी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद था एवुलेट, उसके बाद था विजुलाइज, और उसके बाद था जी क्रिएट डिजाइन, और इसके बाद आता है सबसे लास्ट में प्रेजेंट करना। पहले तो जो स्टेप हैं वो तो आपने पढ़ ले हुए हैं। कौन से स्टेप हैं जी? कलेक्ट इंफॉर्मेशन और एवुलेट। अब हम लास्ट 3 स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से टॉपिक की? विजुलाइजेशन या विजुलाइज की बात करें। विजुलाइज का मतलब होता है डिजाइन बनाने से पहले अपने दिमाग में उसका आइडिया बनाना। ऑब्वियसली बात है, जब आप टूल सेलेक्ट करने से पहले ये सोचना बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाना है। चार्ट ज्यादा बेहतर रहेगा या पोस्टर, टेक्स्ट कम और इमेज ज्यादा होनी चाहिए या फिर नहीं। इसी तरह जब भी आप कोई भी पोस्टर बनाओगे या कुछ भी डिजाइन करोगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचोगे, उसके बाद किसी भी टूल को इस्तेमाल करोगे या फिर कंप्यूटर पे उसको बनाओगे। इसी तरह अगर आप ट्रेडिशनल चार्ट्स और डायग्राम को भी अपने दिमाग में सोच सकते हो। मॉडर्न डिजिटल फॉर्म जैसे इमेजेस हो गए, प्रेजेंटेशन, ये वीडियो भी आप अपने दिमाग में पहले सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप अपने सिस्टम्स पे, अपने टूल्स पे जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया है उसको उससे बनाओगे। ये नहीं कि आपके माइंड में कुछ नहीं है और आप टूल्स पे जाके काम करने लगे हो। इसी तरह अगर आप स्कूल रूल्स की बात करें, आपने देखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, आपके बोर्ड्स पे लिखी होती हैं, कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वो सिर्फ पैराग्राफ जो होता है लिखा होता है कि 1 2 3, बेसिकली वो देखा जाए तो वो एक बोरिंग हो रहा होता है। अगर इसी में आइकॉन और इमेजेस और हेडिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो इफेक्टिव भी हो जाएगा और लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट भी करेगा। तो सेम यही चीज़ है विजुलाइजेशन और इसी के जो हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइनिंग और आइडिया को प्रेजेंट करना ग्राफिक्स के थ्रू। तो ये इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं अपनी स्कूल जो रूल्स हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने दिमाग में आइडिया बना लिया होगा, सोच लिया होगा कि मैंने किस तरह से बनाना है और क्या करना है। उसके बाद आपका आता है क्रिएट डिज़ाइन। जब आपने विजुलाइज कर लिया, यानी कि आपको जो क्लियर विजुलाइजेशन हो जाए, तो आप चूज़ करोगे कि कौन सा टूल बेहतर है। अब टूल कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट, MS पेंट, आप और भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं आप क्या बना रहे हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आप एडोब प्रीमियम, आफ्टर इफेक्ट्स, पिक्चर्स के लिए आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं या कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में MS पावर पॉइंट और MS पेंट लाजमी नहीं है कि यही आजकल के दौर में यूज़ हो रहे हो। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है टूल
कोई भी हो मैसेज क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, देखो, इंश्योर दैट चूजन मेथड अलाउ यू टू इफेक्टिवली कन्वे योर मैसेज व्हाइल कीपिंग द की इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट। यानी कि टूल कोई भी आप इस्तेमाल करें, मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, जो देना चाह रहे हो वो कन्वे होना चाहिए और जो की इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी स्लाइड जो हैं वो सिंपल रखो उसको, और टेक्स्ट जो है ज़्यादा ना डालो उसके अंदर, और हेडिंग्स जो हैं वो क्लियर रखो जब भी आप क्या कर रहे हो पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह बना रहे हो। इसी तरह अगर आप MS पेंट पे काम कर रहे हो तो जो उसका लेआउट है वो बहुत ही सिंपल से रखो, और उसके जो कलर्स हैं वो टेक्स्ट हैं वो रीडेबल हों। ऐसा कोई कलर नहीं यूज़ करना जो पोस्टर में दूर से रीड ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, और आप कलर कोई लाइट येलो सा यूज़ कर लेते हो तो वो बहुत ही विजिबल नहीं होगा। तो आपने कुछ ऐसे कलर यूज़ करने हैं टेक्स्ट के, बैकग्राउंड के, इमेजेस के, ताकि वो दूर से भी विजिबल हों, नज़र आएँ। अब लास्ट में बात करते हैं, जो लास्ट स्टेप है वो है जी प्रेजेंट करना। ऑब्वियसली जब आपने विजुलाइज कर लिया, उसके बाद आपने क्रिएट डिज़ाइन कर लिया, आपने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट की बात करें तो यानी कि ऑडियंस के सामने अपना डिज़ाइन इस तरह दिखाना है कि उनको इंटरेस्ट बना रहे या उनको अट्रैक्ट करे। और जब भी आप प्रेजेंट करते हो या प्रेजेंटेशन के वक्त आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए, मैसेज इजीली समझ आना चाहिए। कभी कभी टूल की जो लिमिटेशन की वजह से डिज़ाइन में चेंज करना पड़ सकता है, यानी कि अब एक टूल आप ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसकी लिमिटेशन है, यानी कुछ करना आपके दिमाग में था कि मैं ये चीज़ बनाऊंगा, मगर जब आप उस टूल को इस्तेमाल करें उसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो आपने कोई टूल चेंज कर लिया जिससे थोड़ा बहुत आइडिया भी चेंज होता है। आइडिया नहीं चेंज होगा, डिज़ाइन चेंज होगा, डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और हम यही पीछे पड़ते आ रहे हैं कि कोई भी चेंजिंग जो भी है ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका जो मीनिंग है, जो भी आप मीनिंग करना चाह रहे हो वो क्या हो जाए, मीनिंगफुलनेस ऑफ योर ग्राफिक क्या कहते हैं। आपने जैसे कि बात करते हैं, जैसे मैंने इवेंट की बात करा था लास्ट लेक्चर में, अगर आप देखी हो आपने, तो इवेंट्स में आपने जो भी मैसेज कन्वे करना है, अगर वो डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं तो आपका जो इवेंट का मैसेज है या जो भी रूल्स हैं वो आपके अफेक्ट ना हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेशक डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज हो सकता है, बट आइडिया और जो की मैसेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात लाजमी याद रखें कि डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन आइडिया और मैसेज स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि इसका डिजिटल लिटरेसी से क्या ताल्लुक है। मैं सही समझ रहा हूँ ना कि आप सोच रहोगे कि सर ये पढ़ा तो रहे हैं मगर इसका डिजिटल लिटरेसी से क्या ताल्लुक है, जो बेसिकली टॉपिक का नाम है या टॉपिक जिस पर है। जब स्टूडेंट यानी कि आप इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करते हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए डिज़ाइन बनाते हैं और उसे अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी डिजिटल लिटरेसी स्ट्रांग होती है। किसकी? आपकी, यानी उस स्टूडेंट की डिजिटल लिटरेसी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि वो क्रिएटर बन जाता है, उस चीज़ को क्रिएट करना जानता है। इसीलिए आइडिया प्रेजेंटेशन बाय ग्राफिक्स का मतलब है, शॉर्ट में बताऊं तो, इंफॉर्मेशन को सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसे विजुअली पावरफुल बनाना है। विजुअलाइजेशन, डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन तीनों मिलकर मैसेज को इफेक्टिव बनाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि आप किस तरह से डिज़ाइन बनाते हो। जैसे कि पहले कुछ 5 स्टेप से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन था, इवैल्यूएट करना था, विजुअलाइजेशन है, क्रिएट डिज़ाइन है और प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट करना। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और डिजिटल लिटरेसी से क्या ताल्लुक है वो भी मैंने आपको बताया है। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई समझ ना आई हो, कोई बात रह गई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।